नमस्कार, सुबलक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। जी हां, आज आपको सिडनी से आवाज दिखेगा सिर्फ नीले रंग में, क्योंकि हम सब चीयर करने वाले हैं इंडिया के बड़े गेम के लिए। इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया, वो मैच शुरू होने वाला है जल्द ही, लेकिन हमारी नजरें रहेंगी कि कितने जोश में है टीम इंडिया और उनका पूरा साथ हम देंगे यहां से हमारे मुंबई स्टूडियो से। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की बड़ी खबरें। वर्ल्ड कप फाइनल से पहले आज होगी टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी टक्कर। सिडनी में अब से बस 2 घंटे बाद शुरू होगा महामुकाबला। आज होगा मैच सीरीज की एक्सपायरी। आवाज पोल के मुताबिक सबसे ज्यादा ब्रोकरों ने माना 8,500 से 8,550 के बीच होगी एक्सपायरी। फरवरी के खराब ड्यूरेबल गुड्स आंकड़ों के बाद अमेरिकी बाजार में बड़ी बिकवाली। डाउ जोन्स 200 पॉइंट से ज्यादा फिसला। एशिया की खराब शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी में भी करीब 1% की गिरावट। और ठप पड़े पावर प्लांट को गैस सप्लाई बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने लिया काम चलाऊ फैसला, लेकिन नए पावर प्लांट के लिए नहीं है गैस। A number of those projects have been started. Some of them which are halfway through, I think we need to put some lifeline into them. लटके हुए रोड प्रोजेक्ट्स के काम में सरकार फिर से तेजी लाने की तैयारी में। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा सरकार का टॉप एजेंडा पर ग्रोथ को बढ़ाने वाले रिफॉर्म्स। और सन फार्मा को रैनबैक्सी से मर्जर के 3 साल के अंदर $25 करोड़ की कमाई की उम्मीद। कंपनी के चेयरमैन दिलीप संघवी ने हमसे खास बातचीत में कहा पांचों कारोबार की ग्रोथ बढ़ाने की होगी कोशिश। भूमि बिल पास होने की बड़ी उम्मीद। सरकार ने भूमि बिल में कुछ संशोधनों को दी मंजूरी। और स्पेक्ट्रम नीलामी खत्म। नीलामी से सरकार को हुई 1 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई। जानकारों ने कहा अग्रेसिव बिडिंग से बढ़ेंगी कॉल दरें। वर्ल्ड कप जीतेगा इंडिया हमेशा। Everyone's watching the match, everyone's rooting for India, and I'm sure Virat will make India shine. India! 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 India tomorrow win final. जीतेगा इंडिया, जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा। और अब से बस 2 घंटे बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल शुरू होगा। एक तरफ है टीम इंडिया जो अब तक वर्ल्ड कप में एक मैच भी नहीं हारी है और अपने पूरे फॉर्म में है, तो दूसरी तरफ है खतरनाक ऑस्ट्रेलियाई टीम जिसकी मजबूती का हर कोई कायल है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि इस दौरे पर भारत ऑस्ट्रेलिया से एक भी मैच नहीं जीता है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का पल्ला थोड़ा भारी है। I think Australia have got the best balanced team in the entire tournament. They played pretty well through the World Cup so far. They seem like they're playing some good cricket at the moment. I think they'll win. I think they'll beat India. They had the wood over India early on in the summer in Australia, in the Test matches and the one days, and I think that'll be enough to get them across the line in the semi-final. It's an opportunity for us to do justice to the way we played so far in Australia, and we haven't had the results, but we played the right kind of cricket, and the difference now is especially how our bowling attack has come into play in this World Cup, and taking 70 wickets in 7 games. That's probably been the difference, and if we can continue to do that, we have a great chance come game day. तो फिंगर्स क्रॉस्ड है कि आज मैच इंडिया के ही हाथ में रहे। हालांकि एक बड़ी टक्कर होने वाली ऑस्ट्रेलिया के साथ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 2 घंटे बाद वो गेम शुरू होगा। हाइलाइट्स हम आपके लिए लेकर आएंगे और आपको स्क्रीन से हटने की जरूरत नहीं है, चैनल स्विच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंधी से आवाज आपको पल पल की खबर देगा। हर बॉल पर हमारी भी नजर रहने वाली है। लेकिन आज का दिन बाजारों के लिए भी काफी अहम है। मैच सीरीज की एक्सपायरी और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से बिकवाली के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे। मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी संदीप ग्रोवर और साथ ही सिंधी की आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, वी आर ऑल इन ब्लू। बताइए, मार्केट में थोड़ी बहुत ब्लू फीलिंग संदीप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आ गई है, बट बस उम्मीद है कि बस कलर छाया रहे, मूड नहीं।
देखिए, एक जगह जहां जोश नहीं नजर आ रहा है वो है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स, और लाल निशान वहां देखने को मिल रहा है। हम ब्लू में है लेकिन ग्लोबल मार्केट्स लाल में है, ये थोड़ी चिंता का विषय है। और यूएस के मार्केट्स की कल के अगर आप हाईलाइट की बात करें तो एक ट्रेंड क्लियर हुआ है, और वो दरअसल कमजोरी का है, यानी कि लाल निशान का है। 2 दिन पहले तक हम बात करते थे कि यूएस के बाजारों में एक दिन कमजोरी एक दिन बढ़त का कारोबार देखने को मिलता है। कल वो ट्रेंड टूटा था और आज शायद उसका कंफर्मेशन देखने को मिला, क्योंकि तीसरे दिन लगातार कल कमजोरी के साथ यूएस के बाजार बंद हुए और 1.5 से 2.5% की कमजोरी यूएस के मार्केट्स में देखने को मिली। 300 पॉइंट के आसपास की कमजोरी लेकर डाउ जोन्स बंद हुआ, और दूसरे बाजार भी अगर आप देखें तो भारी गिरावट वहां थी। और टेक्नोलॉजी, बायोटेक शेयर, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला, जिसकी वजह से यूएस के बाजार में प्रेशर देखने को मिला। और डॉलर की मजबूती, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इकोनॉमी के ऊपर Q1 के नतीजों से के ऊपर कितना इंपैक्ट होगा उसका, यह एक चिंता का विषय है। कल बावजूद इसके कि डॉलर 0.5% के आसपास की कमजोरी दिखा रहा था, लेकिन इस पूरे साल में अगर आप देखें तो 7% की मजबूती डॉलर में देखने को मिली। तो उसका इंपैक्ट क्या होगा इकोनॉमिक डेटा पर और नंबर्स पर, उसी को लेकर बाजार में चिंता। और इंपैक्ट कल जो ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर आए थे वहां पर ऐसा अनुमान था कि थोड़ी सी बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन उसके मुकाबले कमजोरी वहां देखने को मिली। तो उससे कहीं ना कहीं बाजार की चिंताएं बढ़ी, जिसकी वजह से लाल निशान के साथ भारी गिरावट के साथ तीसरे दिन लगातार कमजोरी के साथ यूएस के बाजार में क्लोजिंग हुई। उस लिहाज से कल जो Q4 के जीडीपी आंकड़े आने वाले हैं, कंज्यूमर सेंटीमेंट के आंकड़े आने वाले हैं, वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूरोप के बाजारों पर भी नजर डालें, 0.5 से 1.5% की कमजोरी लेके वो बाजार बंद हुए। यूरो की मजबूती है क्योंकि डॉलर कमजोर हो रहा है, तो वो एक चिंता का विषय है। ग्रीस की चिंता है, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी शेयर जैसे यूएस में पिटे, यूरोप में भी उसका इंपैक्ट देखने को मिला, जिसकी वजह से यूरोपियन मार्केट्स भी 0.5 से 1.5% के आसपास की कमजोरी लेके बंद हुए। और इसीलिए आप देख रहे हैं एशियन मार्केट्स में भी अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द बोर्ड आपको कमजोरी ही नजर आएगी। और कहीं ना कहीं एशिया में खराब खबरें भी हैं। यमन में सिविल वॉर की स्थिति है, चाइना में जो बैंक्स के नंबर्स आ रहे हैं वो काफी कमजोर है, और उसके साथ साथ सिंगापुर के जो आईपी के आंकड़े आने वाले हैं वो दरअसल -3.4% पर आएंगे। तो उस लिहाज से एशिया भी कमजोर नजर आ रहा है, इसीलिए एसजेक निफ्टी भी 1% की कमजोरी के इंडिकेशन देता हुआ आज के लिए। तो ओवरऑल बेहद कमजोर संकेत और रेड ही नजर आ रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। जी हाँ, रेड नजर आ रहा है ग्लोबल मार्केट। और आज के दिन भारतीय बाजार में एक्सपायरी का दिन भी हमारे साथ है अनिल सिंघवी। अनिल, गुड मॉर्निंग। मुश्किल होगा बाजार पर नजर रखना जहां पर इतने नेगेटिव क्यूज है, या फिर अगर मैच एक्साइटिंग हो तो टीवी बंद कर या स्क्रीन बंद करके मैच ही देख ले? दिक्कत की बात है कि आप दोनों ही स्क्रीन को बंद नहीं कर सकते, दोनों ही जगह नजर रखनी होगी। तो ऐसे में बेहतर यही होगा कि CNBC आवाज के साथ रहें, जहां पर आपको हर पल की दोनों ही मार्केट की और क्रिकेट की हम पूरी अपडेट देते रहेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है हर्षदा की जो ट्रेंड है वो ट्रेंड आज बरकरार रहेगा। हिंदुस्तान के लिए लगातार 8वां मैच होगा जब हम जीतेंगे, और मार्केट्स के लिए लगातार 8वां दिन होगा जब हम कमजोरी के साथ ट्रेड करेंगे, क्योंकि पिछले 7 दिनों से लगातार क्लोजिंग नेगेटिव साइड पर होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि अगर ये ट्रेंड आज मेंटेन रहे तो इसमें शायद कोई बहुत ज्यादा किसी को बुरा नहीं लगेगा, शायद बुरा नहीं लगेगा, थोड़ा नुकसान झेल लेंगे। अगर हम सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में जाते हैं और अगर 8वां दिन आज बाजार कमजोर भी रहे तो हम उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसमें दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एक दिक्कत की बात साफ तौर पर दिख रही है, वो कल के आंकड़ों में दिख रही है। क्योंकि कल आप देखिए स्क्रीन उतनी बुरी नहीं दिख रही थी, लेकिन उसके बावजूद 1400-1500 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने बेचे। जनरली आप उम्मीद करते हैं कि एक्सपायरी के एक दिन पहले, और खासतौर से जब एक्सपायरी के पहले के 8-10-12 सेशन आपको कमजोरी वाले दिखे, तो शॉर्ट कवरिंग की जो उम्मीद होती है कुछ शॉर्ट कवरिंग के बजाय एग्रेसिव शॉर्ट्स बनते हुए दिखे, और ये बड़ी चिंता की बात है। अब जो सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं, जो हम पिछले 2 दिनों से बात कर रहे थे, वो 8450, 8500 के लेवल पर आते हुए दिख रहे हैं। वहां पर पुट में प्रोटेक्शन बाइंग भी होती हुई दिखी है, और कुछ हद तक पुट में बिकवाली भी। तो अब जो नेक्स्ट सपोर्ट माना जा रहा है वो 8450 के आसपास है। अगर 8450 के नीचे आज बाजार क्लोज देता है तो शायद फिर नीचे की रिस्क खुलती हुई नजर आती है। लेकिन चूंकि एक्सपायरी का हफ्ता है, एक्सपायरी का दिन है, तो शायद आपको 8450 के आसपास बाजार जाकर वहां पर शॉर्ट कवरिंग दिखाता हुआ नजर आए। लेकिन अपसाइड बेहद लिमिटेड होती हुई दिख रही है, और एक बात तो साफ दिख रही है आंकड़ों के दम पर कि आप 8600 के ऊपर एक्सपायरी नहीं कर पाएंगे। और कल भी बेहद एग्रेसिव कॉल राइटिंग होती हुई दिखी है, इनफैक्ट 8550 पर भी हुई है और 8600 पर भी हुई है। तो बाजार में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे दबाव काफी बनते नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि एक तो आज एक्सपायरी है, कल हफ्ते का आखिरी दिन होगा, अगला हफ्ता छुट्टियों भरा है, तो अब जो एक्शन शिफ्ट होता हुआ दिखेगा वो अप्रैल के दूसरे हफ्ते से होता हुआ दिखेगा। और अगर एक्सपायरी में आज ग्लोबल मार्केट्स के संकेत बेहद ऐसे वक्त पर खराब हुए हैं जो कि शायद भारतीय बाजारों के लिए मुश्किल की बात है, तो यहां पर आज कई ऐसे स्टॉक्स होंगे जो अच्छे पिटेंगे, और वहां पर अगले महीने के लिहाज से खरीदारी का मौका, अगली सीरीज के फ्यूचर्स खरीदने का मौका बाजार शायद आज आपको दे। जी हाँ, तो यहाँ पर एक्साइटिंग दिन रहने वाला है मार्केट्स के लिए। देखना होगा कि 8550 तक एक्सपायरी होती है या फिर लो रेंज 8500 के आसपास। नजर रहेंगे आज की एक्सपायरी पर। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं इक्विटी रश के कुणाल सराव की। कुणाल, बताइए निफ्टी के लिए कहाँ मौका है, क्या राय है?
देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि आज आपको दोबारा से एक बार गिरावट देखने को मिलेगी और जिस तरह ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि बहुत सारे वीकेंड के लॉन्ग्स अभी भी सिस्टम में बने हुए हैं और आज क्योंकि एक्सपायरी है प्लस क्योंकि ईयर एंड का क्लोज का भी एक प्रेशर है काफी, तो उसके चलते आप देखेंगे कि काफी स्क्वायर अप होंगे और ये जो 4 स्क्वायर अप है इसके चलते मुझे लगता है कि एक बार 8450 के लेवल्स आपको निफ्टी पर आते हुए देखेंगे। तो मेरी राय बिकवाली की है, 8550 का स्टॉप लॉस रखें, 8450 मुझे लगता है निफ्टी का लक्ष्य होगा। 8450 तक बाजार फिसल सकता है, तो आप बिकवाली की पोजीशन में बने रहिए। स्टॉक्स में क्या करेंगे, खरीदारी या बिकवाली, क्या चुना है आज आपने? शेयर्स में भी भ्रष्टा बिकवाली करके चलना चाहिए और 2 काउंटर्स जो कि लगातार कमजोर रहे हैं, जिसमें अभी भी कमजोरी की गुंजाइश दिखती है, जिसमें स्टेट बैंक मुझे लगता है सबसे पहले है। हम लगातार एक प्रेशर देख रहे हैं और स्टेट बैंक ने मेजर सपोर्ट्स को वायलेट किया है। मुझे लगता है कि एक बार के लिए स्टेट बैंक 250 to 55 के लेवल्स आपको दिखा सकता है, तो इसमें बिकवाली करके चलें। और दूसरा काउंटर जहां बिकवाली गिरा है वो सीसा स्टरलाइट है। लगातार मेटल्स में भी पिटाई हुई है और सीसा स्टरलाइट में भी बहुत आउटस्टैंडिंग लॉन्ग पोजीशंस बाकी हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी बिकवाली करें, इसमें भी और गिरावट की गुंजाइश। चलिए, सीसा स्टरलाइट, SBI जैसे दिग्गजों में बिकवाली भारी हो सकती है आज, तो वहां पर आप शॉर्ट पोजीशन लीजिए। शुक्रिया कुणाल मार्ले समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। वहीं बंद पड़े गैस प्लांट के लिए सरकार ने किया नए फॉर्मूला का ऐलान। ज्यादा डिटेल्स देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपको सिमी सी आवाज की पूरी टीम दिखेगी आज पूरे क्रिकेट के मूड में, लेकिन बड़ी खबरों पर भी हमारी नजर रहेगी, उससे हम हटने वाले नहीं हैं। कैबिनेट ने कल बड़े अहम फैसले लिए हैं। आपको बता दें, सरकार ने बंद पड़े गैस प्लांट के लिए नए फॉर्मूला का ऐलान किया है। इसके तहत सरकारी कंपनियां गैस का इंपोर्ट करेंगी, इसके बाद रिवर्स बिडिंग के जरिए बंद पड़े बिजली प्लांट्स को गैस दी जाएगी। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। शुरू में इस योजना का ऐलान किया है, कैबिनेट ने फैसला लिया है, तो मुझे लगा कि अब गैस बेस्ड पावर प्लांट ज्यादा लगेंगे, धड़ल्ले से लगेंगे, जो आने वाले हैं वो भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब मैं इस योजना के इस फैसले की बारीकियों में गया तो मुझे लगा कि ये तो सिर्फ वो 31 पावर प्लांट के लिए है जो बनकर तैयार है लेकिन चालू नहीं हो पा रहे हैं, और उन 31 पावर प्लांट को भी 30% PLF यानी कुल उत्पादन क्षमता का 30% तक उत्पादन करने भर के लिए गैस सरकार मुहैया कराएगी सब्सिडी देकर के। और अब सवाल है कि जो 59,000 मेगावाट पड़े हुए हैं क्षमता, आने वाले अगले कुछ साल में चालू होने वाले हैं, वहां लाखों करोड़ों का लोन लेकर के निवेश किया गया, उसके लिए क्या होगा उसकी कोई योजना यहां पे नजर नहीं आई। उसके पीछे 2 वजह है और शायद इसी वजह से पीयूष गोयल कह रहे हैं कि हम तो नए पावर प्लांट को कह रहे हैं कि आप पावर प्लांट लेकर के नहीं आइए। पहली बात, ये जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है वो सिर्फ 31 पावर प्लांट के लिए है। दूसरी बात कि कोई भी गैस बेस्ड पावर प्लांट लगा भी लेता है तो वो कैसे गैस बेस्ड पावर प्लांट चालू करेगा, क्योंकि घर में देश में गैस नहीं है, इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्टेड गैस की कीमत काफी ज्यादा होती है। तीसरी बात ये होगी कि उसको कंपटीशन करना पड़ेगा इस 31 पावर प्लांट से, फिर यहाँ पे उसको दिक्कत आएगी। तो जाहिर तौर पर ये जो 59,000 मेगावाट आने वाले हैं या फिर दूसरे जो गैस बेस्ड पावर प्लांट आने वाले थे उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, उनके लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है। अब ऐसे में हमें जो सरकार को लगता है ज्यादा भरोसा होगा वो कोल बेस्ड पावर प्लांट है, उस पर सरकार ज्यादा भरोसा करने की कोशिश करेगी और गैस बेस्ड पावर प्लांट को हतोत्साहित करने की कोशिश करेगी। और कई कंपनियां होंगी जिन पर इसका असर पड़ेगा। आप देखिए, आज पावर कंपनियों पर नजर रहेंगी, GMR इंफ्रा जैसे काउंटर्स, लैंको इंफ्रा, GVK पावर इंफ्रा, इन सब पर देखना होगा आज क्या ट्रेड बनता है इस डेवलपमेंट के बाद। वहीं कल कैबिनेट में एक और अहम फैसला हुआ है, जमीन अधिग्रहण बिल पर गतिरोध खत्म होने की उम्मीद अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सरकार ने भूमि बिल में कुछ संशोधनों को मंजूरी दे दी है, हालांकि वो संशोधन क्या है इस पर अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि विपक्ष के साथ बीच का रास्ता निकालने की पूरी कोशिश जारी है। खबर यह भी है कि सरकार इस बार दोबारा अध्यादेश पेश नहीं करेगी। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट ने संशोधनों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में लैंड बिल को भूमि अधिग्रहण बिल के किसी भी रूप में उस पर कोई चर्चा हुई? आपको बता दें कि हमने बहुत सारे संशोधन किए थे, उस संशोधन का पोस्ट फैक्टो अप्रूवल हमने कैबिनेट से लिया। आखिरकार सनफार्मा और रैनबैक्सी का विलय पूरा हुआ। सनफार्मा के दिलीप संघवी से एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए इस छोटे ब्रेक के बाद।
सनफार्मा और रनबैक्सी का मर्जर पूरा हो गया है। मर्जर के बाद कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, इस पर सनफार्मा के चेयरमैन दिलीप संघवी से एक्सक्लूसिव चर्चा की हमारी रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता ने। Post the merger, we see a potential synergy benefit of around $250 million over next 3 years, and that will come both by increased growth of the business as well as doing business more cost effectively. So the idea is that this will help company improve its profitability and have enough revenue and resources to invest for its future growth. और सनफार्मा के दूसरे क्या प्लान्स होंगे, पूरा इंटरव्यू आप देखेंगे CNBC आवाज पर आगे पहला सौदा में। लेकिन दूसरे कौन से शहर आज नजर में होने चाहिए जहां पर खबरों का असर रहेगा, हमारे साथ है हमारी रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता। सोनम, बताइए कौन से स्टॉक्स आज नजर में रहेंगे? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो टेलीकॉम कंपनीज ही आपके फोकस में रहनी चाहिए, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन था वो खत्म हो चुका है। टोटल 19 दिन में 115 राउंड हुए हैं, 89% स्पेक्ट्रम का एलोकेट हो चुका है और सरकार की तो यहाँ पे लॉटरी लग चुकी है जहाँ पे 1,10,000 करोड़ की बोली मिली है। जो रिजर्व प्राइस है उसकी 67% प्रीमियम पे यहाँ पर बिड्स हुई है। साथ ही टेलीकॉम कंपनीज इसलिए भी फोकस में होनी चाहिए क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज ने जो ब्लॉक साइज, स्पेक्ट्रम कैप और एयरवेज की सप्लाई के अगेंस्ट जो अर्जी दी थी उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, तो इस फैसले पर खास नजर होगी। जीएसपीएल के काउंटर पर भी खास नजर रखेगा क्योंकि कोल ऑक्शन में गारे पाल्मा और तारा का कोल ब्लॉक डी एलोकेट करने के खिलाफ यहाँ पे जीएसपीएल ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इसकी आज सुनवाई होने वाली, तो इस सुनवाई पर भी खास नजर रहने वाली है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा एंड महिंद्रा काउंटर फोकस में रहेगा जहाँ पे कंपनी बातचीत में है लग्जरी कार डिजाइनर पिनिफेरिया के साथ उनमें एक कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने के लिए। एल&टी के काउंटर पर भी नजर रखेगा जहां पर कंपनी अपने सारे नॉन कोर एसेट से या फिर सारे नॉन कोर बिजनेस से एग्जिट करने पर विचार कर रही है और साथ ही 2016 में अपने इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन कारोबार को अलग करके एक सब्सिडरी में लिस्ट करने पर भी विचार है कंपनी का। तो तमाम खबरें रहेंगी जिस पर असर रहेगा स्टॉक्स में आज। लेकिन याद रखिए कल डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे कमजोर होकर 62.32 पर बंद हुआ है। क्या स्ट्रैटेजी आज करेंसी मार्केट में रहेगी, उस पर एक चेक ले लेते हैं। हमारे साथ है कावी.com ट्रेड के तपन त्रिवेदी। तपन, गुड मॉर्निंग। बताइए रुपए की चाल कैसी रहेगी आज? हाय, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो क्यूज मिल रहे हैं स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट ट्रैक करें या फिर डोमेस्टिक क्यूज भी ट्रैक करें तो थोड़ा सा मार्जिनली वीक साइड में रह सकता है रुपी। ओवरऑल तो रेंज मेरे ख्याल से 62.20 से 62.60 के आसपास देखने को मिलेगी आज। स्पेशली लोकल मार्केट्स में देखें तो इक्विटीज भी एशिया में पूरा वीक चल रहा है, इंडिया में भी मोस्ट प्रोबेबली नीचे ही खुलेंगे। कल यूएस इक्विटीज भी डाउन थे क्योंकि इकोनॉमिक डेटा बहुत खराब आ रहा है जी। और मंथ एंड बाइंग भी थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेड है इंपोर्टर्स के एंगल से, तो उस हिसाब से थोड़ा सा मार्जिनली नेगेटिव बाइज रहेगा। लेकिन ज्यादा लॉसेस शायद ना हो रुपये में, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स देखें तो थोड़ा कमजोर चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी वजह से लॉसेस शायद कैप रहेंगे। शुक्रिया तपन इस जानकारी के लिए। और इस बीच तपन का यह भी मानना है कि सोने और कच्चे तेल में आज खरीदारी का मौका रहेगा। वो टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर उन्होंने दिए हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन स्टॉक 2020 आपके लिए लेकर आएंगे और पूरे क्रिकेट के अंदाज में ये शो हम आपके लिए सालों से लेकर आ रहे हैं। आज का दिन और भी इंटरेस्टिंग रहेगा। नीरज जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग हर्षदा। और आज तो बिल्कुल मतलब एक तरीके से कहें तो टीम बनाने भी मन नहीं लग रहा था क्योंकि सुबह से ही उसके रिव्यूज और सब देख रहे थे। तो सेलेक्टर्स को आज मुझे लगता है कि जिस तरीके से इंडिया का एक शानदार परफॉर्मेंस हो सकता है वैसे ही बाजार भी जो अभी बहुत कमजोर दिख रहा है वो भी शायद इसको चीयर अप करेगा और थोड़ा सा घूमता हुआ दिखेगा। लेकिन सेलेक्टर्स को लगता है कि रियलिटी से बहुत दूर नहीं जाना चाहिए, तो बाजार में दोनों तरह की अपॉर्चुनिटीज शॉर्ट एंड लॉन्ग की रखनी चाहिए। तो ऐसी एक टीम आज फिर हम लेके उतरे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इंडिया की विजय के साथ ही देश में जो बाजार है उसमें भी एक शानदार तेजी लौटती हुई दिख सकती है। ब्रेक में जाते जाते आप अपनी लेफ्ट चीक जरूर दिखाइए, मैं देखना चाहती हूँ आपने क्या किया है। जी हाँ, भारत का नक्शा वहां पर बिल्कुल साफ तौर से दिख रहा है और ये पूरा हम जोश देखेंगे आज दिन भर CNBC आवाज पर। तो फिंगर्स क्रॉस, ऑल द बेस्ट इंडिया। लेकर आएंगे स्टॉक 2020 नीरज और संदीप के साथ ब्रेक के बाद।